गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, हम लोग इसके पहले मध्यकालीन इतिहास लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि जो अरब आक्रमण हुए, अरब आक्रमणकारी आए, भारत में आक्रमण किया, उन लोगों ने धन भी लूट कर ले गए। फिर उसके बाद तुर्कों ने आक्रमण किया। तुर्कों में दोस्तों महत्वपूर्ण आक्रमण जिनका था जो था महमूद गजनवी, और दूसरा था दोस्तों मोहम्मद गोरी। इन लोगों ने भी भारत आए, आक्रमण किए, लेकिन फिर ये लोग भी वापस चले गए। लेकिन इसमें से जो मोहम्मद गोरी था दोस्तों, मोहम्मद गोरी था, इसने जो है अपने उसका कोई पुत्र तो था नहीं, लेकिन उसके जो गुलाम थे अर्थात जो दास थे, उसने जो है जिन जिन प्रांतों को भारत में जीता या कहीं भी जीता, उसने वहाँ पर अपने गुलामों को सत्ता दे दी, जिसमें भारत के उत्तरी भारत में अर्थात उत्तरी भारत में उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता दी थी दोस्तों, जिसने आगे चल करके दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। आइए दोस्तों, अब हम लोग दिल्ली सल्तनत के विषय में देखेंगे आज की क्लास में। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत दोस्तों कितने वर्षों तक चला? यह दोस्तों 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक यह दिल्ली सल्तनत चला था दोस्तों। आइए इसके परिचय के विषय में कुछ जान लेते हैं दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत कैसे स्थापित होता है और इसकी स्थापना कौन करता है और इसमें कौन कौन से वंशों का उदय होता है दोस्तों। आइए देख लेते हैं। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना उत्तरी भारत में तुर्कों के सैनिक अभियानों का प्रत्यक्ष परिणाम है दोस्तों। यहाँ पर तुर्की आक्रमणकारी आते हैं और भारत में सैन्य अभियान करते हैं अर्थात युद्ध करते हैं, और यहाँ पर आकर के यह जो इनका जो अभियान था दोस्तों, यह 2 शताब्दियों तक चला। 11वीं से लेकर दोस्तों 13वीं, दोस्तों ये गलत हो गया है, 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य 2 चरणों में संपन्न हुआ दोस्तों। एक बार फिर देख लेते हैं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत की स्थापना उत्तरी भारत में तुर्कों के सैनिक अभियान का प्रत्यक्ष परिणाम है, जो 2 शताब्दियों 11वीं एवं 13वीं के मध्य जो 2 चरणों में संपन्न हुआ था दोस्तों। प्रथम चरण में दोस्तों महमूद गजनवी आया था। यह भारत को लूटा, इसने 17 बार आक्रमण किया दोस्तों भारत पर, भारत को लूटा और फिर वापस चला जाता है। लेकिन मोहम्मद गोरी जब आता है दोस्तों, मोहम्मद गोरी जब आता है, यह तो लूट का माल तो लेकर तो जाता ही है, लेकिन जिस प्रांत को जीतता है वहां पर अपने गुलामों को उस प्रांत को सौंप देता था। उसका कारण यह था कि उसके पास कोई पुत्र नहीं था। वह कहता था कि मेरे पास एक पुत्र नहीं है, हमारे पास हजारों पुत्र हैं, अर्थात उसके हजारों दास हुआ करते थे दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था दोस्तों। इसमें थोड़ी सी बात जान लेंगे हम लोग कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक होने के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी माना जाता है। किसे माना जाता है, मैंने नाम लिखना भूल गया दोस्तों, वो है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक होने के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या माना जाता है दोस्तों? दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक होने के साथ साथ प्रथम संस्थापक भी इसी को माना जाता है, अर्थात दिल्ली सल्तनत की स्थापना कौन करता है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक करता है।
लेकिन अगर ये कहा जाए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। क्यों माना जाता है ये देखना है दोस्तों, क्योंकि उसने दिल्ली सल्तनत की शाही संरचना के प्रमुख अंगों जैसे एकता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था एवं मुद्रा को सुव्यवस्थित किया था दोस्तों। और इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। यही कारण है कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जब क्वेश्चन ए आएगा दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, तो आप लोग कहेंगे कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। लेकिन जब ये कहा जाए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो उस समय आप लोग कहेंगे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है दोस्तों। अब दोस्तों आइए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1526 के मध्य दोस्तों पांच वंशों ने 320 वर्षों तक शासन किया दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कितने वर्षों तक दोस्तों? 320 वर्षों तक कितने वंशजों ने? 5 वंशजों ने शासन किया था दोस्तों। देख लेते हैं। पहला है दोस्तों मामलूक वंश, दूसरा है दोस्तों खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश और चौथा है दोस्तों सैयद वंश, पांचवा है दोस्तों लोदी वंश। मामलूक वंश जो है दोस्तों यह 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला, जबकि खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट है दोस्तों तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक, जबकि सैयद वंश 1414 से 1450 ईस्वी तक। और लास्ट है दोस्तों लोदी वंश 1450 से 1526 ईस्वी तक चला था दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कौन सा वंश सबसे ज़्यादा वर्षों तक चला और कौन सा सबसे कम वर्षों तक चला, अर्थात इनके आरोही क्रम को देख लेते हैं। और आरोही क्रम उल्टा कर देंगे दोस्तों तो वह आरोही क्रम हो जाएगा। इसके हम लोग अवरोही क्रम को देखेंगे दोस्तों, अर्थात घटते हुए क्रम को देखेंगे कि कौन सा वंश सबसे ज़्यादा वर्षों तक शासन करता है और कौन सा वंश सबसे कम वर्षों तक शासन करता है। फिर उसे पलट देंगे दोस्तों तो आरोही क्रम बन जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों। इन वंशजों के शासन काल का अवरोही क्रम, इन वंशजों के शासन काल का अवरोही क्रम देखेंगे दोस्तों, जिसमें दोस्तों तुगलक वंश है जो यह 94 वर्षों तक शासन करता है, जबकि मामलूक वंश जो है दोस्तों यह 84 वर्षों तक शासन करता है। लोदी वंश 76 वर्षों तक और सैयद वंश 36 वर्षों तक शासन करता है, जबकि खिलजी वंश केवल 30 वर्ष तक शासन करता है। यह पूछा जा सकता है कि दोस्तों दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा वंश है जो 94 वर्षों तक या सबसे अधिक वर्षों तक शासन किया है दोस्तों, तो आप कहेंगे तुगलक वंश। सबसे कम वर्षों तक शासन किसने किया था दोस्तों? तो वह था खिलजी वंश। तो दोस्तों ये हो गया हम लोगों का दिल्ली सल्तनत के विषय में एक सामान्य जानकारी। अब हम लोग दोस्तों एक वंश को पढ़ेंगे जिसका नाम है मामलूक वंश। मामलूक वंश को पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। एक बार फिर कंफर्म कर देना चाहते हैं दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था, जबकि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वह था इल्तुतमिश। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों मामलूक वंश को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों अब हम लोग मामलूक वंश को देखेंगे। मामलूक वंश, आइए दोस्तों सर्वप्रथम इसके नाम को देख लेते हैं। इसका नाम है दोस्तों दास वंश या गुलाम वंश कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है दोस्तों मामलूक वंश, तीसरा है दोस्तों इलवरी वंश और नेक्स्ट है दोस्तों प्रारंभिक तुर्क वंश। इन नामों से
इन्हें जाना जाता है दोस्तों मामलुक वंश को। मुश्किल की बात यह है दोस्तों कि इस वंश का सबसे उचित नाम, इस वंश का सबसे उचित नाम दोस्तों मामलुक वंश है, क्योंकि मध्यकालीन मिस्र के इतिहास का उदाहरण लेकर यह नाम दिया गया है। क्योंकि दास सैनिक नायकों के द्वारा जिस वंश की स्थापना होती थी दोस्तों, उसे क्या कहा जाता था दोस्तों? मामलुक कहा जाता था। जो दास सैनिक होते थे दोस्तों, उनके द्वारा जब किसी वंश की स्थापना हुआ करती थी, कहाँ दोस्तों? मध्यकालीन मिस्र के इतिहास के दौरान, तो ऐसे वंशों को क्या कहा जाता था दोस्तों? मामलुक कहा जाता था। इसलिए यह माना गया कि इस वंश को मामलुक वंश ही अत्यधिक और उचित बेहतरीन नाम मामलुक ही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, मामलुक वंश के कुल 11 शासक हुए दोस्तों। मामलुक वंश में कुल कितने शासक हुए दोस्तों? 11 शासक हुए, जिन्होंने 84 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक शासन किया दोस्तों? 84 वर्षों तक शासन किया। जिसमें प्रथम हो गए दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा है आराम शाह दोस्तों, इन्होंने 1210 से 1211 मात्र 1 वर्षों तक शासन किया दोस्तों। फिर नेक्स्ट है दोस्तों इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है दोस्तों, यह 1211 से 1236 ईस्वी तक लगभग 25 वर्षों तक इसने शासन किया दोस्तों। किसने? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है दोस्तों रुकनुद्दीन फिरोज शाह, यह केवल 1236 ईस्वी में शासन करता है दोस्तों, और उसी समय गद्दी से अपदस्थ कर दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों सुल्तान रजिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों सुल्तान रजिया। यह जो है 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक लगभग 4 वर्षों तक इसका शासन काल रहा था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों मोइजुद्दीन बहराम शाह। मोइजुद्दीन बहराम शाह जो था दोस्तों, यह 2 वर्षों तक अर्थात 1240 से 1242 वर्षों तक, अर्थात 1240 से 1242 ईस्वी तक दोस्तों। जबकि अलाउद्दीन मसूद शाह जो अगला शासक था दोस्तों, यह 1242 से 1246 ईस्वी तक शासन करता है। नेक्स्ट है दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद, यह 1246 से 1265 ईस्वी तक शासन करता है। जबकि गयासुद्दीन बलबन बहुत ही महत्वपूर्ण शासक भी है दोस्तों इस वंश का, यह 1265 से 1287 ईस्वी तक शासन करता है। नेक्स्ट है दोस्तों मोइजुद्दीन। ये दोस्तों मोइजुद्दीन कैकोबाद है और यह मोइजुद्दीन बहराम शाह है दोस्तों। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों किसी भी परिस्थिति में। ये है दोस्तों मोइजुद्दीन कैकोबाद है, यह 1287 से 1290 ईस्वी तक शासन करता है। और लास्ट है दोस्तों कयूमर्स। कयूमर्स यह 1290 ईस्वी में ही शासन गद्दी पर बैठता है, शासन की गद्दी पर बैठता है और फिर यहीं पर इसकी सत्ता समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों देखने वाली बात यह है कि इस वंश का प्रथम शासक कौन था, संस्थापक और शासक कौन था दोस्तों? वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। और अंतिम शासक था कौन दोस्तों? वह था कयूमर्स। ये हो गया दोस्तों दिल्ली, ये हो गया दोस्तों मामलुक वंश के महत्वपूर्ण शासक हो गए दोस्तों। अब हम लोग इन शासकों में से एक एक करके जो महत्वपूर्ण शासक हैं दोस्तों उनके विषय में जानेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में जानेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों हम लोग मामलुक वंश के प्रथम शासक के विषय में देखेंगे। प्रथम शासक है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। यह 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन गद्दी पर बैठता है दोस्तों, शासन करता है। इसने कुछ उपाधि धारण की दोस्तों, जिसका नाम था लाख बख्श। इसे लाख बख्श कहा जाता था दोस्तों। इसे पील बख्श के नाम से भी जाना जाता था। इसे हातिम द्वितीय, हातिम है दोस्तों, इसे हातिम द्वितीय कहा जाता था दोस्तों। इसे कुरान ख्वां भी कहा जाता था, अर्थात कुरान का पाठ
करने वाला भी इसे कहा जाता था। कुरान ख्वां किसे कहा जाता है दोस्तों? जो कुरान का पाठ करता है, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वां भी कहा जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है दोस्तों यह। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है, यही मामलुक वंश का भी संस्थापक है दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक ही मामलुक वंश का ही संस्थापक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, इसका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था दोस्तों। इसका जन्म कहाँ हुआ था? तुर्किस्तान में हुआ था। इसके बारे में कुछ जान लेंगे दोस्तों कि यह एक व्यापारी द्वारा निशापुर के बाजार में लाया गया, जिसे कौन खरीदता है दोस्तों? जिसे काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने खरीद लिया दोस्तों। एक व्यापारी इसे निशापुर के बाजार में लाता है, जिसे काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने खरीद लिया। बाद में इनकी मृत्यु के बाद, काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ने ऐबक को किसी व्यापारी के हाथों बेच दिया। वह व्यापारी पुनः उसे बेचने के लिए गजनी के मार्केट में लाता है दोस्तों, गजनी के बाजार में लाता है, जिसे मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया अंत में। अब यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक की परिस्थिति बदल जाती है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऐबक 25 जून 1206 ईस्वी को मामलुक वंश की गद्दी पर बैठता है, किंतु उसकी सत्ता को औपचारिक मान्यता दोस्तों, अर्थात नियुक्ति पत्र जिसे कहते हैं, वह कब प्राप्त होता है दोस्तों? 25 जून 1208 को प्राप्त होता है। यह कौन देता है दोस्तों? तो यह उसको नियुक्ति पत्र कौन देता है दोस्तों? गौर वंश का शासक सुल्तान गयासुद्दीन महमूद से प्राप्त होता है दोस्तों। उसको नियुक्ति पत्र कौन देता है? 1208 में दोस्तों सुल्तान गयासुद्दीन महमूद देता है, अर्थात वह दासता से मुक्त हो जाता है। अर्थात नियुक्ति पत्र का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ऐबक अब दासता थी उसकी, वह समाप्त हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, उसने खलीफा से कभी मंसूर लेने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उसने सुल्तान की उपाधि ली दोस्तों। वैसे तो सुल्तान की उपाधि कौन देता था दोस्तों? खलीफा देता था मंसूर के माध्यम से, लेकिन ऐबक जो था वह खलीफा से मंसूर प्राप्त नहीं करता है, लेकिन वह स्वयं को सुल्तान घोषित करता है दोस्तों। यही कारण है कि ऐबक को कभी वैधानिक शासक नहीं माना गया था दोस्तों। ऐबक को वैधानिक शासक नहीं माना गया था। खलीफा उसे कभी वैधानिक शासक नहीं मानता था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, उसने वैवाहिक संबंधों का प्रयोग राजनीतिक कूटनीति के तौर पर किया दोस्तों। जैसे उसने स्वयं अपना विवाह याल्दौज की पुत्री से किया दोस्तों, एवं अपनी एक पुत्री की शादी कुबाचा से करता है दोस्तों। यह इतना कूटनीतिज्ञ था दोस्तों कि अपना विवाह स्वयं याल्दौज की पुत्री से कर देता है और अपनी पुत्री की शादी कुबाचा से कर देता है, और दूसरी पुत्री का विवाह जो है इल्तुतमिश से कर देता है। इससे ये हो गया दोस्तों कि इनके बीच में संबंध बन जाता है, जिससे कि इनका राज्य और भी मजबूत हो जाता है। तो फिर उसके बाद इल्तुतमिश को इसने बदायूं का गवर्नर नियुक्त कर दिया दोस्तों। अब बदायूं का गवर्नर उसके शासनकाल में कौन था दोस्तों? उसके शासनकाल में बदायूं का गवर्नर इल्तुतमिश हुआ करता था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि अजमेर में ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया। कब करवाया था दोस्तों? 1192 से 1199 के मध्य करवाया था इसने। यह एक संस्कृत महाविद्यालय की कब्र पर बना था दोस्तों। यह जो 2.5 दिन का झोपड़ा है दोस्तों, संस्कृत महाविद्यालय को तोड़ करके उसके ऊपर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था।
कुछ तथ्य रह गए हैं दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, लेकिन आप लोगों से निवेदन है लाइक जरूर करिए दोस्तों। लाइक बिना करे जाते हैं तो बड़ी मेहनत होती है दोस्तों, बड़ी तपस्या हो रही है इन सब क्लासों के लिए, लाइक अवश्य कीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं, उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया दोस्तों। अभी इसने जो है दोस्तों देखा आप लोगों ने कि 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाया था। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया दोस्तों। कब चालू किया दोस्तों? 1192 ईस्वी में। यह एक विजय स्तंभ है दोस्तों। यह जो है क्या है? एक विजय स्तंभ है जिसका नामकरण प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर किया गया है दोस्तों। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, लोग कन्फ्यूज्ड होते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर जो है दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह प्रसिद्ध सूफी संत हैं दोस्तों प्रसिद्ध सूफी संत हैं दोस्तों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था दोस्तों, उसका नाम पड़ा था। यह केवल एक मंजिल ही बन पाया था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासनकाल में केवल एक ही मंजिल का निर्माण हो पाया था दोस्तों कुतुब मीनार के, लेकिन आगे चल करके इल्तुतमिश ने इसमें 3 और मंजिल का निर्माण करवाया था दोस्तों। 3 और मंजिल का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई जो है दोस्तों वह 72.5 मीटर अर्थात 239 फीट है दोस्तों। जबकि इसमें सीढ़ियों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 379 सीढ़ियां हैं दोस्तों। इसके अंदर से लगी हुई सीढ़ियां बाहर से नहीं दिखाई देती हैं दोस्तों, इसके अंदर सीढ़ियां हैं। 379 सीढ़ियां हैं दोस्तों। और इसके आधार का जो व्यास है दोस्तों वह अंदर से कितना है दोस्तों? बाहर से तो और ज़्यादा होगा, अंदर से 14.3 मीटर है। जबकि अंदर से चोटी का व्यास कितना है दोस्तों? यह 2.7 मीटर है। यह हो गया दोस्तों कुतुब मीनार के विषय में हम लोगों ने देखा। अब दोस्तों ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हो जाती है। यह चौगान खेल रहा था दोस्तों, घोड़े पर बैठ करके एक स्टिक होती है उसके साथ खेला जाता है दोस्तों चौगान, उस कारण वह उस खेल को खेलते समय ऐबक घोड़े से गिर जाता है, जिसके कारण उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और उसका कब्र कहाँ बनता है दोस्तों? उसका कब्र बनता है लाहौर के अनारकली बाजार में है। कहाँ दोस्तों? इस समय उसका कब्र कहाँ है? लाहौर के अनारकली बाजार में स्थित है दोस्तों। अब दोस्तों अगर यह पूछा जाए कि उसका कब्र कहाँ है तो दोस्तों लाहौर में स्थित है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट डे अगले शासक के विषय में, मामलुक वंश के अगले शासक के विषय में देखेंगे। और आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि और भी लोग इससे लाभान्वित हों दोस्तों। और इसका पिछला वीडियो यदि आप लोगों को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।